आज हम बात करेंगे कदीम यूनान, कदीम एथेंस के शायद सबसे ज़्यादा ज़रखेज़ दिमाग की, सबसे ज़्यादा तख्लीकी दिमाग की। जिस बंदे की हम बात कर रहे हैं उसने तकरीबन 10 लाख अल्फाज लिखे, जिसमें से 20% अल्फाज हम तक आ पहुँचे हैं। मैं बात कर रहा हूँ एरिस्टोटल की, जिसको हम उर्दू या अरबी में अरस्तू कहते हैं। अरस्तू की पैदाइश हुई 384 BC में, वफ़ात हुई 322 BC में। वो ग्रीस का एक छोटा सा शहर है स्टैगेरा, उसमें पैदा हुआ, मगर उसने अपनी तकरीबन तमाम नौजवानी जो है वो प्लेटो की अकेडमी में गुजारी, जहाँ उसने 20 साल प्लेटो की शागिर्दी की। 20 साल प्लेटो की शागिर्दी करने के बाद उसने अपनी एक अकेडमी बनाई, जिसका उसने नाम दिया लाइसियम। बहुत सारे स्कूल्स जो हैं आज भी अपने आप को लाइसियम्स कहते हैं, और जब भी वो अपना नाम लाइसियम रखते हैं तो वो एरिस्टोटल को याद करते हैं। एरिस्टोटल की ज़िंदगी में जो दूसरा अहम रिश्ता था वो था अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ, यानी सिकंदर आज़म के साथ। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो एरिस्टोटल का शागिर्द था। तकरीबन 2.5-3 साल वो एरिस्टोटल से पढ़ता रहा। इसीलिए मैं समझता हूँ कि आप भी अगर किसी अच्छे फ़लसफ़े के उस्ताद, मिसाल के तौर पे अगर आप मेरी शागिर्दी अपना लें तो शायद आप एक छोटा मोटा पिंड ही फतह कर लें, पूरी दुनिया तो मुश्किल है। बहरहाल अलेक्जेंडर की जब वफ़ात हुई तो अलेक्जेंडर के जो दुश्मन थे वो एरिस्टोटल के भी दुश्मन थे, और उनकी कोशिश ये थी कि एरिस्टोटल को दबाया जाए। लिहाजा एरिस्टोटल को अपनी ज़िंदगी के आखिरी मौके पर एथेंस छोड़ना पड़ा, और उसका ये कहना था कि आई सी नो रीज़न टू परमिट एथेंस टू सिन ट्वाइस अगेंस्ट फिलॉसफी, यानी कि मुझे कोई ऐसी वजह नहीं नज़र आती कि मैं दोबारा से एथेंस को ये मौका दूँ कि वो फ़लसफ़े को नुकसान पहुँचाए। पहली दफ़ा क्या नुकसान पहुँचाया था कि जब सोक्रेटिस को सज़ाए मौत की गई, और दूसरी दफ़ा अगर एरिस्टोटल को दी जाए तो। एरिस्टोटल ने जहाँ एक तरफ सोशल साइंसेस पे लिखा, पॉलिटिकल साइंस पे लिखा, एथिक्स पे लिखा, तो दूसरी तरफ उसने नेचुरल फिलॉसफी पे लिखा, यानी साइंस पे लिखा, यानी कि फिज़िक्स पे लिखा, बायोलॉजी पे लिखा, ज़ूलॉजी पे लिखा, बॉटनी पे लिखा। तीसरी तरफ उसने मेटाफिज़िक्स पे लिखा, उसने ऑन्टोलॉजी पे लिखा, उसने एपिस्टेमोलॉजी पे लिखा। यानी कि अगर कुल एरिस्टोटल के इल्म को देखा जाए तो उसने तकरीबन हर इल्म को थोड़ा थोड़ा टच किया। उसने लिखा, लॉजिक पे लिखा, म्यूज़िक पे लिखा, मैथमेटिक्स पे लिखा, एस्ट्रोनॉमी पे लिखा, मेडिसिन पे लिखा, कॉस्मोलॉजी पे लिखा, हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी पे लिखा, साइकोलॉजी पे लिखा, थियोलॉजी पे लिखा, रेटरिक पे लिखा, पॉलिटिकल हिस्ट्री पे लिखा, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल थियोरी पे लिखा, पोइट्री पे लिखा, आर्ट्स पे लिखा, थिएटर पे लिखा। और उसकी हर इंडिविजुअल किताब जो है तकरीबन वो एक मुकम्मल मौजू बन गई। मिसाल तौर पे जब उसने फिज़िक्स पे किताब लिखी तो उसके नतीजे में उसी की कंटिन्यूटी में, उसी के तसलसल में लोगों ने जब उस किताब पे कमेंट किया तो फिज़िक्स का मुकम्मल एक डिसिप्लिन कायम हो गया। जो उसने बायोलॉजी पे किताब लिखी उसके नतीजे में बायोलॉजी का पूरा एक डिसिप्लिन कायम हो गया। जो आज के ज़माने में आपको मॉडर्न यूनिवर्सिटी के अंदर जो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़, यानी कि मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत मिलते हैं, वो वही मौज़ूआत हैं कि जिनकी बुनियादी क्लासिफिकेशन, जिन टर्म्स की बुनियादी डेफिनेशन जो है एरिस्टोटल ने की। एरिस्टोटल ने किस तरह से इतने सारे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखा? दरअसल एरिस्टोटल ने सबसे पहले एक लॉजिकल सिस्टम डेवलप किया, एक मंतकी निज़ाम, एक मंतक का तरीका, और फिर वो जब मुख्तलिफ मौज़ूआत पे उसने वो अप्लाई किया तो हर मौजू में, हर सब्जेक्ट पे कोई ना कोई नई दरियाफ्त जो है दुनिया के सामने रखी। उसके लॉजिकल सिस्टम को समझना, उसके लॉजिक को समझना शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके हर मौजू की अप्रोच जो है, जिस तरह से वो चीज़ों को पढ़ता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एरिस्टोटल शुरू करता है एक इंडोक्सा के साथ, जिसको हम कहते हैं लिटरेचर रिव्यू, यानी कि इससे पहले कि वो अपना कोई ओपिनियन एक्सप्रेस करे, वो ये देखता है कि बाकी तमाम लोग जिन्होंने कि किसी सब्जेक्ट पे लिखा है, क्या लिखा है, उनके दरमियान क्या डिबेट है, उनके दरमियान क्या बहस व मुबाहसा है। और इसको वो कहता है डायलेक्टिक्स। जो मेन ऑपोजिशनल व्यूज़ हैं किसी भी सब्जेक्ट में, बायोलॉजी है या फिज़िक्स है या मेटाफिज़िक्स है, उसमें जो मेन ऑपोजिशनल व्यूज़ हैं वो क्या है कि फ़लाने फ़िलासफ़र्स इस तरफ खड़े हैं, फ़लाने फ़िलासफ़र्स उस तरफ खड़े हैं, और उनके दरमियान जो डिबेट है वो क्या है। तो सबसे पहले एंडोक्सा यानी लिटरेचर रिव्यू, दूसरे नंबर पर डायलेक्टिक्स यानी कि जो मेन डिबेट है उसको समझना। फिर इस मेन डिबेट को, इस
इन दो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को एरिस्टोटल जो है वो खोलता है, एक्सपोज करता है, उसको लॉजिकल एनालिसिस के थ्रू गुजारता है, उसको अपने लॉजिकल सिस्टम के थ्रू गुजारता है और उसको मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता तराशता चला जाता है जब तक कि वो कोई नई दरियाफ़्त ना कर ले। उसका जो लॉजिकल सिस्टम है वो जिसको हम ऑर्गेनॉन कहते हैं, उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था मेडिवल फ़िलासफ़ी, मेडिवल पीरियड पे ख़ास तौर पे, जिसमें उसकी किताबें हैं कैटेगरीज ऑन इंटरप्रिटेशन, प्रायर एनालिटिक्स, पोस्टीरियर एनालिटिक्स, टॉपिक्स एंड सोफिस्टिकल रेफ्यूटेशंस। ये किताबें हैं जो कि इकट्ठे मिलकर उसकी लॉजिकल सिस्टम को एक्सप्लेन करती हैं। बाकी साइंसेस को वो 3 हिस्सों में तकसीम करता है। सबसे पहली कैटेगरी है उसकी जिसको वो कहता है थ्योरेटिकल साइंसेस, दूसरे लेवल पर प्रैक्टिकल साइंसेस और तीसरे लेवल पर प्रोडक्टिव साइंसेस। थ्योरेटिकल साइंसेस क्या है? थ्योरेटिकल साइंसेस से उसकी मुराद है तमाम वो साइंसेस की जिनको आज हम कहेंगे नेचुरल साइंसेस। इसको वो कहता था नॉलेज फॉर इट्स ओन सेक। आपको मैंने पहले एपिसोड में ये बताया था कि ग्रीक फ़िलासफ़ी जो थी और इवन नेचुरल फ़िलासफ़ी जो थी उसकी कोई डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं था, वो कोई मुआशी निज़ाम में किसी न किसी हवाले से मुआशी निज़ाम के साथ नहीं जुड़ी हुई थी, बल्कि वो नॉलेज फॉर इट्स ओन सेक थी। जब वो फिज़िक्स के बारे में समझने की कोशिश करता है, जनरेशन एंड करप्शन, ऑन द हेवंस, मेटाफिज़िक्स, ऑन द सोल, ब्रीफ नेचुरल ट्रीटिस, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, मीटियोरोलॉजी, प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल्स, जनरेशन ऑफ एनिमल्स, ये सब किताबें जब वो लिखता है, एरिस्टोटल ये कहता है कि दिस इज़ नॉलेज फॉर इट्स ओन सेल्फ, यानी कि इल्म सिर्फ इल्म के वास्ते मैं हासिल कर रहा हूँ, इसकी कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं। और जब वो प्रैक्टिकल साइंसेस की बात करता है तो उससे उसकी मुराद है सोशल साइंसेस, जिसमें हम किताबें उसकी शामिल कर सकते हैं, निकोमाकियन एथिक्स शामिल कर सकते हैं, उसकी पॉलिटिक्स की किताबें शामिल कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल साइंसेस में वो चीज़ें शामिल करता है जिसको हम कहेंगे कि वो अलूम के जिसके नतीजे में इंसान बेहतर ज़िंदगी गुजार सके, इनफरादी तौर पर भी और समाजी हवाले से भी। और आखिर में प्रोडक्टिव साइंसेस, जिससे उसकी मुराद थी शिप बिल्डिंग, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, रेटरिक, आर्ट ऑफ म्यूज़िक, थिएटर, डांस, पोइटिक्स, ये तमाम चीज़ें प्रोडक्टिव साइंसेस में शामिल थी। प्रोडक्टिव साइंसेस से उसकी मुराद ये थी वो चीज़ें जो कि ज़िंदगी में खूबसूरती पैदा करें या ज़िंदगी में लोगों के लिए कोई ना कोई आसाइश पैदा करें, वो यूज़फुल हो किसी ना किसी हवाले से इस्तेमाल में आ सके, वो प्रोडक्टिव साइंस। एरिस्टोटल की सोच को समझने के लिए उस नुक्ते से शुरू करते हैं कि जहाँ पे हमने अपना पिछला एपिसोड ख़त्म किया, यानी कि प्लेटो की थियरी ऑफ फॉर्म्स। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया कि एक तरफ हेराक्लाइटस था, दूसरी तरफ पारमेनिडीज़। हेराक्लाइटस कहता था कि तमाम दुनिया हर वक्त मादा हर वक्त जो है तब्दीली के अमल में। पारमेनिडीज़ कहता था कि ये एक ख्वाब है, ये एक गलत फहमी है, कोई तब्दीली नहीं हो रही। प्लेटो के लिए ये प्रॉब्लम पैदा हो गई कि अगर दुनिया मुसलसल तब्दीली में है तो हम किसी चीज़ के बारे में ठोस इल्म कैसे हासिल करें। अगर हर वक्त चीज़ तब्दीली में है तो फिर उसके बारे में कोई सच्चाई वसूख से नहीं कही जा सकती। लिहाजा प्लेटो ने इसका हल ये दिया कि दुनिया के अंदर तो चीज़ें तब्दील हो रही हैं, मगर इस तब्दीली के पीछे एक तस्वराती दुनिया है कि जो कि तब्दील नहीं होती, और वो तस्वराती दुनिया वो सांचा देती है कि जिसकी बुनियाद पे मादी दुनिया में हर चीज़ बनी हुई है। एरिस्टोटल ने प्लेटो की जो थियरी ऑफ फॉर्म्स है, थियरी ऑफ नॉलेज है, उस पर जो तनकीद की उसका नाम है द थर्ड मैन आर्ग्यूमेंट।